दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया साइंस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी का नाम है द प्रेस्टीज। क्योंकि ये मूवी बहुत ही खास है तो चलो आज इसका इंट्रो भी थोड़ा अलग रखते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी मैजिक ट्रिक के पीछे का सच जिसमें लोगों को सिर्फ इल्यूजन दिखाई देता है पर सच उससे भी बहुत भयानक होता है। इस मूवी में हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी में दो जादूगर जो पहले दोस्त हुआ करते थे, एक हादसे के बाद वो एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं और इन दोनों की एक दूसरे के प्रति ये नफरत किस हद तक जाएगी ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसका क्लाइमेक्स आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एंजियर और अल्फ्रेड नाम के दो साइड मैजिशियन को देखते हैं। दरअसल ये दोनों एक बड़े मैजिशियन के अंडर काम करते हैं। दरअसल इस मैजिशियन का सबसे अच्छा ट्रिक ये होता है कि वो जूलिया नाम की एक लड़की के हाथों और पैरों को रस्सी से बांध के उसे टंकी में लॉक कर देता है और फिर वो उस टंकी को एक चादर से ढक देता है। पर कुछ ही सेकंड के बाद वो जैसे ही उस चादर को हटाता है तब हम सब देखते हैं वो लड़की बिल्कुल सही सलामत टंकी से बाहर आ चुकी होती है। दरअसल इस मैजिक को रियल दिखाने के लिए वो एंजियर और एल्फ्रेड को ऑडियंस में बिठा देता है। फिर वो उन दोनों को स्टेज पर बुलाता है ताकि बाकी सभी लोगों को ये लगे क्योंकि ये दोनों भी ऑडियंस ही हैं तो ये रस्सी को बिल्कुल सही से बांधेंगे। तो ऐसे ही एक दिन जब ये दोनों फिर से वही सेम ट्रिक को दोहरा रहे होते हैं, इस बार जब मैजिशियन चादर को हटाता है तो हम देखते हैं जूलिया अभी भी टंकी के अंदर ही है। दरअसल वो उसके हाथ में बंधे हुए रस्सी को खोल नहीं पा रही होती है जिसके चलते वो टंकी के अंदर फंस गई होती है। एंजियर उस टंकी को तोड़ के जूलिया को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर जब तक वो उस टंकी को तोड़ पाता तब तक पानी के अंदर सांस न ले पाने के कारण जूलिया मर जाती है। तो जूलिया को मरे हुए देख के एंजियर फूट फूट के रोने लग जाता है और तभी हमें ये पता चलता है कि जूलिया कोई और नहीं एंजियर की पत्नी थी। तो जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि हाथों में रस्सी बांधने का काम एल्फ्रेड का है तो एंजियर उसे पूछता है कि तुमने कौन सी गांठ बांधी थी जो जूलिया खोल नहीं पाई। दरअसल ज्यादातर जादूगर कई बार रस्सी को बांधने में अलग अलग प्रकार के गांठ को यूज करते हैं। तो अल्फ्रेड एंजियर से कहता है मुझे सच में याद नहीं है कि मैंने उस टाइम किस टाइप का गांठ बांधा था। फिर इस हादसे के बाद अल्फ्रेड को काम से निकाल दिया जाता है और एंजियर भी अपनी पत्नी को खोने के बाद अंदर से टूट गया होता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं अल्फ्रेड की लाइफ में सारा नाम की एक लड़की आती है। फिर कुछ टाइम बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और इनकी एक प्यारी सी बेटी भी होती है और इसी दौरान अल्फ्रेड छोटे मोटे मैजिक शो करके अपना गुजारा कर रहा होता है। फिर ऐसे ही एक दिन जब अल्फ्रेड अपना शो कर रहा होता है तभी एंजियर भेस बदल के वहाँ पे पहुँच जाता है और अल्फ्रेड के ऊपर गन तान के उसे फिर से वही सवाल पूछता है कि बताओ तुमने उस दिन कौन सा गांठ बांधा था। पर अल्फ्रेड कोई भी जवाब नहीं देता है। पर इससे पहले कि एंजियर उसके ऊपर गोली चला पाता वहाँ पे खड़ा हुआ एक बंदा एंजियर को धक्का दे देता है जिसके चलते वो गोली अल्फ्रेड के शरीर पे नहीं उसके बाएं हाथ के उंगलियों पे लग जाती है। फिर एंजियर यहाँ से चला जाता है। फिर अगले कुछ दिनों तक ये सब चलता रहता है। जब एंजियर कोई मैजिक शो कर रहा होता है तब अल्फ्रेड वहाँ पे भेस बदल के पहुँच जाता है और वो भी उसके शो में प्रॉब्लम क्रिएट करता है ताकि उसका शो फ्लॉप हो जाए। फिर कुछ दिन बाद अल्फ्रेड द ट्रांसपोर्टेड मैन नाम से खुद का एक शो अनाउंस करता है। तो इस बार भी एंजियर भेस बदल के उसके शो में जाता है और ऑडियंस के बीच में बैठ जाता है। फिर अल्फ्रेड जादू दिखाना शुरू करता है। दरअसल स्टेज के ऊपर दो दरवाजे होते हैं। वो एक पिंग पोंग बॉल को दूसरे दरवाजे की तरफ फेंक के खुद एक दरवाजे के अंदर चला जाता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल के उस बॉल को पकड़ लेता है। आज तक यहाँ पे किसी ने भी इस प्रकार का जादू नहीं देखा था तो सब लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं और धीरे धीरे
अल्फ्रेड फेमस हो जाता है और उसका हर शो हाउसफुल जाने लगता है। फिर जैसे ही उसके पास पैसे आ जाते हैं वो अपनी बेटी और पत्नी के लिए एक बड़ा सा घर ले लेता है। और दूसरी तरफ एंजियर को एक दिन ये पता चल जाता है कि अल्फ्रेड की एक फैमिली भी है। वो ये देख के बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अगर आज जूलिया जिंदा होती तो इसका भी एक फैमिली होता। दरअसल वो कहीं ना कहीं अल्फ्रेड के सक्सेस को देख के जेलस फील कर रहा होता है। तो इस टाइम एंजियर के टीम में उसके अलावा सिर्फ 2 ही लोग थे। एक है जॉन कटर जो एक स्टेज इंजीनियर हैं। दरअसल ये शुरू से ही एंजियर के साथ हैं। और दूसरी ओलिविया नाम की एक लड़की है, वो भी एंजियर की असिस्टेंट की जॉब कर रही होती है। तो एंजियर इन दोनों से पूछता है तुम्हें क्या लगता है अल्फ्रेड जो मैजिक कर रहा है उसके पीछे का ट्रिक क्या है? मैंने उसके शो को 3 बार देखा फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो ये मैजिक कर कैसे रहा है, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरे दरवाजे से निकलने वाला बंदा भी अल्फ्रेड खुद ही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तो जॉन कटर कहते हैं मुझे लगता है वो बॉडी डबल यूज कर रहा है। पर ओलिविया कहती है ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से दूसरे दरवाजे से निकलने वाला बंदा भी अल्फ्रेड खुद ही है, क्योंकि अच्छे से नोटिस करोगे तो तुम देख पाओगे जो दरवाजे के अंदर जाता है और जो बाहर आता है उन दोनों के 2 उंगलियां कटी हुई है और वो उसे छुपाने के लिए ग्लव्स यूज कर रहे हैं। फिर जॉन कटर कहते हैं देखो उसका ट्रिक अच्छा तो है पर वो लोगों के सामने ये अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, पर मुझे पता है कि अगर तुम ये जादू करोगे तो तुम उससे बेहतर करोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा एक बॉडी डबल ढूंढता हूँ, फिर हम भी वो जादू दिखाएंगे पर थोड़ा अच्छे तरीके से, ताकि लोगों को हमारा वाला जादू अल्फ्रेड से ज्यादा पसंद आए। फिर कुछ दिन बाद जॉन कटर को एक बॉडी डबल मिल जाता है, पर वो 1 नंबर का शराबी होता है। जॉन कटर उसे अपने साथ ले आते हैं और उसे अच्छे से ट्रेनिंग देके उसकी चाल ढाल और बोलने का तरीका सब कुछ एंजियर की तरह कर देते हैं। फिर एंजियर इस डुप्लीकेट को लेके अपना खुद का शो करना शुरू कर देता है। इनका स्ट्रेटेजी भी वही सेम था कि ये लोग स्टेज के ऊपर 2 दरवाजे रखेंगे, पर ये दोनों दरवाजे अल्फ्रेड के दरवाजे से थोड़ा अलग और पतले थे। फिर सबके सामने एंजियर एक दरवाजे को ओपन करता है और वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकलता है। दरअसल इसके पीछे का ट्रिक ये होता है कि जैसे ही एंजियर उस दरवाजे को खोलता है ठीक उसी टाइम वो एक सीक्रेट होल से स्टेज के नीचे गिर जाता है और इसके कूदने के बाद वो होल फिर से बंद हो जाता है। नीचे गिरने के बाद उसे चोट ना लगे इसके लिए स्टेज के नीचे कुछ बोरियां पहले से ही रखे हुए होते हैं और दूसरी तरफ वो डुप्लीकेट भी एक सीक्रेट होल से ऊपर आ जाता है। पर सबको ये लगता है कि वो एंजियर ही है जो एक दरवाजे से अंदर गया और दूसरे से निकला। फिर एक दिन एंजियर ओलिविया से कहता है तुम मेरी जासूस बन के अल्फ्रेड के पास जाओ और उसे बताना कि मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया है और तुम मुझसे काम मांगना, देखना वो तुम्हें जरूर काम पे रख लेगा और फिर धीरे धीरे तुम उसके सारे सीक्रेट पता करना और बाद में मुझे बता देना। दरअसल मुझे किसी भी तरीके से ये जानना है कि वो जो मैजिक ट्रिक दिखाता है उसके पीछे का राज क्या है। एंजियर से ये सुनने के बाद ओलिविया को बहुत दुख होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एंजियर को पसंद करने लग गई थी, पर एंजियर ने उसे एक झटके में अपने से दूर कर दिया। फिर वैसा ही होता है, ओलिविया अल्फ्रेड के पास जाती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि एंजियर ने मुझे यहाँ पे जासूसी करने के लिए भेजा है ताकि मैं किसी भी तरीके से ये पता कर सकूं कि तुम्हारा वो सीक्रेट मैजिक ट्रिक क्या है। दरअसल सच बताऊं तो मैं उसे पसंद करने लगी थी, पर उसने मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं की, उल्टा मुझे एक झटके में वहां से निकाल दिया। फिर ओलिविया अल्फ्रेड को एंजियर के मैजिक ट्रिक के बारे में बता देती है कि वो एक बॉडी डबल यूज कर रहा है। ओलिविया से ये सुनने के बाद अल्फ्रेड कहता है मुझे ये शुरू से ही पता है, मैं इतना भी अंधा नहीं हूँ, मैं बस एक बार उसके शो में गया था और तभी मुझे पता चल गया था कि वो बॉडी डबल यूज कर रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं एंजियर आज फिर से अपना शो कर रहा होता है
पर इस बार जब वो सीक्रेट होल से नीचे कूदता है तो वो सीधा जमीन पे गिरता है, जिसके चलते उसका एक टांग टूट जाता है। दरअसल किसी ने उन बोरियों को यहाँ से हटा दिया होता है और ये काम करने वाला कोई और नहीं अल्फ्रेड होता है। और अभी नीचे से ऊपर जाने का काम उस डुप्लीकेट का था, पर अल्फ्रेड ने पहले से ही उस डुप्लीकेट को रस्सी से बांध के ऊपर लटका दिया होता है। फिर वो खुद ऊपर आता है और सबके सामने इस शो का मजाक उड़ाता है और कहता है असली मैजिक शो देखना है तो मेरे शो में आइए। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर ये सब लोग एंजियर के शो को छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं एंजियर का जो पैर टूटा हुआ था वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता है, जिसके चलते एंजियर को आगे की पूरी जिंदगी लंगड़ा के चलना होगा। फिर हम देखते हैं एक दिन एंजियर ओलिविया से मिलने जाता है। दरअसल यहाँ पे ओलिविया एंजियर को अल्फ्रेड की डायरी देने आई होती है और इसी डायरी में उसके सारे मैजिक ट्रिक लिखे हुए होते हैं, पर ये सब कुछ आसान भाषा में नहीं लिखा हुआ होता है। तो इस डायरी को समझने के लिए एंजियर को अल्फ्रेड से वो कोड चाहिए होगा, पर उसे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर वो ये कोड को हासिल कैसे करेगा। और कहीं अल्फ्रेड को ये ना लगे कि उसकी डायरी को चुराने वाला कोई और नहीं ओलिविया खुद है, इसीलिए एंजियर चुपके से उसके घर जाता है और सारा सामान इधर उधर बिखर के रख देता है ताकि अल्फ्रेड को लगे कि एंजियर आया था और डायरी ले गया। दरअसल दोस्तों असल में उस डायरी में कुछ भी नहीं होता है। एंजियर को वो डायरी देने के लिए अल्फ्रेड ने ही ओलिविया को कहा था। दरअसल वो उसका मजा लेना चाहता था ताकि वो उसके सीक्रेट को उस डायरी में ढूंढे, पर उसे वहाँ से कुछ भी ना मिले। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं एंजियर जॉन कटर के मदद से अल्फ्रेड के मैनेजर को किडनैप कर लेता है और उसे एक कॉफिन में डाल के जमीन के नीचे गाड़ देता है। तो अल्फ्रेड को जैसे ही ये पता चलता है कि उसके मैनेजर को एंजियर ने किडनैप करके रखा है, वो उसे छुड़ाने के लिए तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है। पर एंजियर उसके सामने एक शर्त रखता है कि पहले मुझे कोड चाहिए ताकि मैं उस डायरी में छुपे हुए तुम्हारे राज को ढूंढ सकूं और उसके बाद मैं तुम्हारे मैनेजर को छोड़ दूंगा। तो अल्फ्रेड तुरंत एक पेपर में वो कोड लिख के एंजियर को दे देता है। फिर यहाँ से जाने से पहले एंजियर ये बता देता है कि तुम्हारा मैनेजर यहीं जमीन के नीचे है, जल्दी उसे वहाँ से निकाल लो वरना वो मर जाएगा। फिर बाद में एंजियर जब उस पेपर को ओपन करके देखता है, वहाँ पे कोड के जगह एक बंदे का नाम लिखा हुआ होता है और वो नाम था टेस्ला। दोस्तों आपने कभी न कभी स्कूल में निकोला टेस्ला के बारे में पढ़ा ही होगा। इन्होंने मॉडर्न अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम के बारे में सबको बताया था। इन्हें फादर ऑफ एसी करंट भी कहा जाता है। तो एंजियर उस पेपर में टेस्ला नाम देख के ये समझ जाता है कि जरूर अल्फ्रेड ने टेस्ला से अपने लिए कुछ मशीन बनाया है और उसी मशीन के जरिए इतनी जल्दी वो एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा है। तो एंजियर भी ये ठान लेता है कि वो खुद टेस्ला से मिलने जाएगा और उन्हें इसके लिए भी एक और मशीन बनाने के लिए कहेगा। फिर वो अकेले ही अपनी जर्नी में निकल जाता है और कुछ ही दिनों के बाद वो उस शहर में पहुंच जाता है जहां पे अभी टेस्ला रह रहे होते हैं। हालांकि वो भीड़ भाड़ जगह को इग्नोर करके शहर से बाहर एक सुनसान जगह पे अपने एक असिस्टेंट के साथ रहते हैं। तो रात को एंजियर एक होटल में रुकता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं अल्फ्रेड की पत्नी और उसके बीच में कुछ सही नहीं चल रहा होता है, क्योंकि अल्फ्रेड ओलिविया को भी पसंद करने लग जाता है। फिर धीरे धीरे सारा डिप्रेशन में चली जाती है और अंत में एक दिन वो सुसाइड कर लेती है। सारा के मरने के बाद अल्फ्रेड को दुख तो होता है, पर वो काम करना नहीं छोड़ता है और दूसरी तरफ ओलिविया से उसकी नजदीकियां और बढ़ जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ओलिविया भी यहाँ पे कोई नाटक नहीं कर रही होती है, वो भी अल्फ्रेड को पसंद करती है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं अगले दिन एंजियर टेस्ला से मिलने जाता है और उन्हें कहता है कि आप प्लीज मेरे लिए एक टेलीपोर्टिंग मशीन बना दीजिए। आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा, पर आप प्लीज मेरे लिए ये मशीन बना दीजिए। तो टेस्ला कुछ दिन का समय लेते हैं और अंत में वो एक टेलीपोर्टिंग मशीन बना के एंजियर को दे देते हैं और वो खुद जहाँ पे अभी रहा करते थे उस जगह को छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं। पर उन्होंने उस मशीन के साथ
एंजियर को एक चिट्ठी भी दिया था और उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा था कि मैंने मशीन तो बना दिया है पर फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम कभी भी इसे यूज ना करो। पर एंजियर टेस्ला की बातों को इग्नोर करके मशीन को अपने साथ लेके अपने घर वापस आ जाता है। फिर वो सबसे पहले उस टेलीपोर्टिंग मशीन को यूज करके देखता है और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से एक स्टेज शो करने का फैसला करता है और स्टेज को बनाने के लिए वो कुछ वर्कर्स को हायर करता है, पर ये सभी वर्कर्स अंधे होते हैं। दरअसल एंजियर ये नहीं चाहता है कि किसी को भी उसके सीक्रेट ट्रिक के बारे में कुछ भी पता चले। फिर वो अपने साथ काम करने के लिए जॉन कटर को वापस से बुलाता है और उन्हें कहता है कि इस बार हमेशा आप स्टेज के ऊपर रहोगे, बैक स्टेज का काम मैं खुद संभाल लूंगा। फिर वो वापस से अपना शो शुरू करता है और लोगों के सामने एक सेकंड में एक जगह से टेलीपोर्ट होके वो बहुत दूर जाके निकलता है। ये देख के सारे दर्शक शॉक हो जाते हैं और देखते ही देखते एंजियर का ये शो चल पड़ता है। लोग अल्फ्रेड के शो को छोड़ के यहाँ पे आने लग जाते हैं। फिर एक दिन अल्फ्रेड एंजियर का शो देखने आता है। वो खुद ये देख के शॉक हो जाता है कि आखिर इतने कम टाइम में एंजियर एक जगह से दूसरे जगह जा कैसे रहा है। क्योंकि अल्फ्रेड खुद एक जादूगर है, वो ये समझ जाता है कि इस बार एंजियर ने कोई भी बॉडी डबल यूज नहीं किया है। फिर अल्फ्रेड दूसरी बार एंजियर का शो देखने जाता है, पर इस बार वो चुपके से बैक स्टेज में चला जाता है क्योंकि उसे ये तो पता होता है कि एंजियर लोगों को बुद्धू बना के स्टेज के नीचे आ जाता है। पर वो नीचे आने के बाद इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाता है, बस इसी बात को समझने के लिए अल्फ्रेड स्टेज के नीचे आ जाता है। तो हम देखते हैं हर बार की तरह आज भी एंजियर लोगों को चकमा दे के स्टेज के नीचे आ जाता है, पर नीचे पहले से ही एक पानी की टंकी रखी हुई होती है। वो उस टंकी के अंदर गिर जाता है और वो टंकी अपने आप लॉक हो जाती है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है पर वो उसे खोल नहीं पा रहा होता है और पानी के अंदर सांस ना ले पाने के कारण वो छटपटाने लग जाता है। अल्फ्रेड उसे इस हालत में देख के शॉक हो जाता है। वो उसे बचाने की कोशिश भी करता है पर वो उसे बचा नहीं पाता है। और दूसरी तरफ स्टेज के ऊपर एंजियर गायब होके जहाँ पे निकलना था वो वहाँ पे नहीं निकलता है। तो जॉन कटर एंजियर को देखने के लिए नीचे आते हैं और तभी वो एंजियर की डेड बॉडी के सामने अल्फ्रेड को देखते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि गुस्से में आके अल्फ्रेड ने ही एंजियर को जान से मार डाला है। फिर पुलिस अल्फ्रेड को अरेस्ट कर लेती है और जॉन कटर की गवाही के वजह से अल्फ्रेड को फांसी की सजा होती है, पर उसे फांसी देने का तारीख कुछ दिन बाद का होता है और तब तक पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल में रखती है। फिर अल्फ्रेड का वकील उसे कहता है कोर्ट ने आपकी बेटी की कस्टडी लॉर्ड कार्डलो नाम के एक अमीर बंदे को दे दिया है, आप टेंशन मत लीजिए, उसकी वहाँ पे बहुत अच्छी परवरिश होगी। और दूसरी तरफ एंजियर का जो मशीन होता है उसे भी लॉर्ड कार्डलो खरीद लेते हैं, पर जॉन कटर चाहता है क्योंकि इस मशीन के साथ एंजियर की यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो खुद इस मशीन को खरीदना चाहता है, पर उसके पास लॉर्ड कार्डलो जितना पैसा नहीं होता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड कार्डलो अल्फ्रेड की बेटी के साथ जेल में उसे मिलने जाते हैं और यहाँ पे आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। ये लॉर्ड कार्डलो कोई और नहीं एंजियर ही है, पर एंजियर को जिंदा देख के अल्फ्रेड शॉक हो जाता है। दरअसल यहाँ पे एंजियर अल्फ्रेड को ये दिखाना चाहता है कि उन दोनों का जो आपस में कंपटीशन चल रहा था उसमें वो जीत गया और अल्फ्रेड हार गया। अल्फ्रेड एंजियर के सामने गिड़गिड़ाता है कि देखो मुझे मेरी बेटी से दूर मत करो, तुम्हें वो मैजिक ट्रिक चाहिए था ना, मैंने इस कागज में उस ट्रिक को लिख दिया है, तुम उसे पढ़ सकते हो। पर एंजियर उस कागज को पढ़ने के बजाय अल्फ्रेड के सामने ही उसे फाड़ देता है और अल्फ्रेड की बेटी को अपने साथ लेके यहाँ से चला जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन कटर लॉर्ड कार्डलो से मिलने उनके घर आए हुए होते हैं। दरअसल वो उन्हें ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि वो उस मशीन को ना खरीदें। एंजियर की याद में वो खुद उस मशीन को खरीदना चाहते हैं, पर जब वो लॉर्ड कार्डलो को देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं एंजियर खुद है। फिर एंजियर उन्हें कहता है कि मैं नहीं चाहता था
कि आपको इस सब के बारे में पता चले, इसीलिए मैं आपको हमेशा स्टेज के ऊपर ही रखता था। अल्फ्रेड से बदला लेने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। इस टाइम जॉन कटर बड़े दुविधा में थे। वो एक तरफ एंजर को जिंदा देख के खुश थे, पर दूसरी तरफ इसी के खून के इल्जाम में जेल में फांसी का इंतजार करते हुए अल्फ्रेड के बारे में सोच के दुखी हो जाते हैं। फिर जॉन कटर एंजर से कहते हैं, देखो तुमने ये सब कैसे किया मुझे ये सब नहीं जानना है, पर तुम प्लीज एक निर्दोष को ऐसे मरने मत दो। तुम पुलिस के सामने जाके कहो कि तुम जिंदा हो, ताकि अल्फ्रेड को वो लोग छोड़ दें। कटर से ये सब सुनने के बाद एंजर कहता है, देखिए वो तो मैं नहीं कर सकता, पर हाँ आप मेरे साथ रह सकते हो। हम आगे की जिंदगी आराम से गुजारेंगे, यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और फिर से अपना मैजिक शुरू कर देंगे। पर जॉन कटर एंजर की ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जेल में अल्फ्रेड से मिलने उसका मैनेजर आता है और अल्फ्रेड उसे सब कुछ बता देता है कि एंजर अभी भी जिंदा है। वो लॉर्ड कार्डलो कोई और नहीं, एंजर खुद है। फिर अल्फ्रेड उसे कहता है, तुम प्लीज मेरी बेटी के ऊपर नजर रखना और हो सके तो तुम मेरी बेटी को किसी भी तरीके से लॉर्ड कार्डलो के पास से ले आना और तुम उसे अपने साथ रखना। फिर अल्फ्रेड का मैनेजर यहाँ से चला जाता है और उसी रात को अल्फ्रेड को फांसी दे दी जाती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर अगली रात को हम देखते हैं एंजर उस मशीन को लेने गया होता है जिसके मदद से वो टेलीपोर्ट हो पा रहा था। वो कटर के मदद से उस मशीन को गाड़ी में लोड कर देता है। फिर कटर यहाँ से चला जाता है और एंजर भी यहाँ से बस जाने ही वाला होता है। तभी अचानक से एक बंदा आता है और एंजर को शूट कर देता है। ये बंदा कोई और नहीं अल्फ्रेड खुद होता है। अल्फ्रेड को जिंदा देख के एंजर के साथ साथ हम एज एन ऑडियंस भी शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और हमें ये पता चलता है कि अल्फ्रेड का एक जुड़वा भाई था, पर उन्होंने इस बात को हमेशा से एक राज बना के रखा था। वो अपने काम पे भी बारी बारी जाते थे और इसी तरीके से उन्होंने जिंदगी जीना सीख लिया था। और हाँ, उन दोनों भाइयों में से एक सारा से प्यार करता था तो दूसरा ओलिविया से, पर वो ये बात सारा को बता नहीं पाते हैं क्योंकि वो किसी भी हालत में ये राज किसी को भी बताना नहीं चाहते थे। और अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्टेड मैजिक शो के पीछे का राज क्या था। एक भाई एक दरवाजे से अंदर जाता था तो दूसरा भाई दूसरे दरवाजे से बाहर निकलता था। आपको ये याद होगा जब एंजर अल्फ्रेड को शूट करने वाला था तब एक बंदे ने उसे धक्का दिया था और वो बंदा भी कोई और नहीं अल्फ्रेड का भाई ही था जो मैनेजर बनके हमेशा उसके साथ ही रहता था। फिर गोली लगने के कारण जब एक भाई की 2 उंगलियां कट जाती हैं तो दूसरा भाई भी बिल्कुल उसी तरीके से अपनी उंगलियों को काट देता है। और अल्फ्रेड ने उस पेपर में टेस्ला इसीलिए लिखा था ताकि एंजियर टेस्ला के पीछे जाए और निराश होके वापस आए, पर असल में अल्फ्रेड ने टेस्ला से कोई भी मशीन नहीं बनवाया होता है। तो अब एंजियर भी ये समझ जाता है कि शुरुआत से ये दोनों 2 अलग अलग लोग थे। फिर एंजियर दर्द से तड़पते हुए उसे कहता है, तुम्हें पता है मैंने भी बहुत कुछ सहा है। तो यहाँ पे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब एंजियर पहली बार उस मशीन को यूज करता है तब वो देखता है ये मशीन उसे टेलीपोर्ट नहीं करता है बल्कि उसका एक क्लोन बना देता है और इसके पास जो कुछ भी मेमोरी होता है वो सब कुछ उस क्लोन के पास भी होता है। तो एंजियर जब पहली बार अपने सामने उसी का एक क्लोन देखता है वो उसे गोली मार देता है। और हर बार जब वो मैजिक शो करता है तब उसे ये पहले से ही पता होता है कि अभी वो स्टेज के नीचे जाएगा और पानी की टंकी में डूब के मर जाएगा और उसका क्लोन यहीं कहीं आसपास प्रकट हो जाएगा। और क्योंकि उसके पास सब मेमोरी पहले से ही होगा तो वो ओरिजिनल बन जाएगा। फिर हर शो के खत्म होने के बाद वो खुद स्टेज के नीचे जाके अपनी ही बॉडी को ठिकाने लगा देता था और वो ये सेम प्रोसेस बार बार करता था। मतलब हर शो के टाइम वो अपने आप को ही मारता था। और उस दिन अल्फ्रेड को स्टेज के नीचे जाते हुए एंजियर ने देख लिया था, इसीलिए हर बार की तरह इस बार भी वो पानी की टंकी में गिरता तो है पर उसका क्लोन सबके सामने नहीं आता है। वो चुपके से यहाँ से चला जाता है ताकि वो उसके खून के इल्जाम में
अल्फ्रेड को सजा दिलवा सके। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और अल्फ्रेड का भाई एंजियर से पूछता है, इतना सब कुछ करने के बाद तुमने हासिल क्या किया? तो एंजियर कहता है कुछ भी नहीं, और इतना कहने के बाद ही वो मर जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं अल्फ्रेड का भाई खुद अल्फ्रेड बनके उसकी बेटी के पास जाता है और फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो याद करके लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए